नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे मसालों की खोज से, फिर देखेंगे पुर्तगालियों का आना, अंग्रेजों का उदय और फ्रांसीसी चुनौती। उसके बाद हम प्रमुख युद्ध और संधियों को समझेंगे और आखिर में एक हाई यील्डिंग एग्जाम रिव्यू। जो लोग एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट रोड मैप है। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मसालों की खोज और एक नए समुद्री मार्ग की तलाश की। अब देखिए, प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच जमीनी रास्तों से व्यापार होता था। लेकिन हुआ क्या कि इन रास्तों पर भारी टैक्स लगने लगा और कबीलाई संघर्षों के कारण ये रास्ते लगभग बंद हो गए। इसी रुकावट ने यूरोपियों को समंदर की ओर देखने पर मजबूर किया। और यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। यूरोप में कड़ाके की सर्दियों में जब बर्फबारी से पूरी जमीन ढक जाती थी तो खेती करना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता था। ऐसे में वहाँ के लोगों के पास खाने के लिए मुख्य रूप से सिर्फ मांस बचता था। लेकिन उस मांस को महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए उन्हें हर हाल में एक प्रिजर्वेटिव की जरूरत थी। और वो थे हमारे भारतीय मसाले, खासकर काली मिर्च। मतलब कड़ाके की ठंड में जिंदा बचने की इसी हताशा ने असल में यूरोपीय समुद्री खोजों की शुरुआत कर दी। आइए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पुर्तगालियों का आगमन और कैसे उन्होंने अरब व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ा। इस टाइमलाइन को तो बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर 1600 में अंग्रेज, इसके बाद 17वीं सदी की शुरुआत में डच और 1616 में डेनिश और एकदम अंत में 1664 में फ्रांसीसी। भारत में उनके आने का ये सही क्रम है और ये एक ऐसा क्लासिक हाई यील्ड सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर उतरा। वहां के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अब ये 20 मई 1498 की तारीख और कालीकट की जगह, ये कोई मामूली जानकारी नहीं है। ये वही पल था जिसने यूरोप और भारत के बीच एक सीधे समुद्री मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। यहाँ एक बेहद अहम टर्म है जो परीक्षाओं में अक्सर गूंजता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। इससे पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू किया था। इसका सीधा सा मतलब था कि जमीन पर कब्जे करने के बजाय हिंद महासागर में अपनी नेवी का पूरा दबदबा बनाना। इसी नीति ने भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का एकदम कड़ा नियंत्रण पक्का कर दिया था। क्या इस नंबर पर यकीन किया जा सकता है? 450 साल। जी हाँ, यह वो हैरान करने वाला समय है जितने सालों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था और वे अंग्रेजों के भारत से जाने के काफी समय बाद तक वहां टिके रहे। यह सच में कोई छोटी बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंग्रेजों के उदय की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन तक का सफर। अंग्रेजों ने शुरुआत तो सिर्फ व्यापार के इरादे से की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने व्यापार को बचाने के नाम पर उन्होंने सेनाएं बनानी शुरू की। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1608 में वे सूरत पहुंचे। वहां उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार करने की परमिशन ली। वैसे एक रोचक ट्रिविया बताऊं जो अक्सर एग्जाम्स में टकरा जाता है। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो था दीवानी अधिकार। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा में लगान वसूलने का कानूनी अधिकार मिल गया। अब ये कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं था। दीवानी अधिकार मिलना ही वो सटीक मोड़ था जब ब्रिटिश एक व्यापारिक कंपनी से पूरी तरह एक क्षेत्रीय शासक बन गए। अब बात करते हैं फ्रांसीसी चुनौती की। भारत के व्यापारिक अखाड़े में कदम रखने वाली ये सबसे आखिरी प्रमुख यूरोपीय शक्ति थी। ये तुलना बड़ी ही शानदार तरीके से स्पष्ट कर देती है कि आखिर अंग्रेज क्यों जीते और फ्रांसीसी क्यों हार गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका ध्यान सिर्फ मुनाफे पर था। इससे वे फैसले लेने में बहुत तेज और लचीले थे। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी को सरकार ने बनाया था और वही उसे कंट्रोल करती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें छोटे छोटे फैसलों के लिए बार बार पेरिस की तरफ देखना पड़ता था और वहां से हमेशा सपोर्ट भी नहीं मिलता था। 1742 में एक बेहद प्रभावशाली गवर्नर आए, ड्यूप्लेक्स। इनके नेतृत्व में
फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए भारतीय शासकों के साथ गठजोड़ करना शुरू किया। इसी का नतीजा थे दक्षिण भारत में लड़े गए भयंकर कर्नाटक युद्ध। हालांकि फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी जैसी अहम जगह बसाईं, लेकिन लगातार सैन्य हार ने उन्हें कुछ ही व्यापारिक चौकियों तक समेट कर रख दिया। और अब हम आ गए हैं प्रमुख लड़ाइयों और संधियों पर। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि ये हिस्सा एकदम हाई यील्ड डेटा है जो एग्जाम्स में सीधे तौर पर पूछा जाता है। इन संधियों पर जरा गौर कीजिएगा। 1748 में एक्स-ला चैपल की संधि हुई, जिसने पहले कर्नाटक युद्ध को खत्म किया। फिर 1755 में पौंडीचेरी की संधि ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ाइयों पर ब्रेक लगाया। और सबसे अहम 1763 में पेरिस की संधि, जिसने तीसरे कर्नाटक युद्ध को खत्म कर दिया। इसी पेरिस की संधि ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों का दबदबा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। ये अगली दो संधियां तो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1757 की अलीनगर की संधि, जो प्लासी के युद्ध से जुड़ी थी, इसी ने अंग्रेजों को कलकत्ता के किलेबंदी करने की छूट दी। और 1765 की इलाहाबाद की संधि, जो बक्सर के युद्ध का नतीजा थी और जिसने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार सौंपे। इन दो संधियों ने सच में भारत के भाग्य का फैसला कर दिया था। चलिए अब आते हैं अपने हाई यील्ड एग्जाम रिव्यू पर। अब हम थोड़ा रैपिड फायर मोड में चलेंगे। ये वो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन पॉइंट्स को तो बस रट ही लीजिए। भारत का पहला यूरोपीय किला 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में बनाया था। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को खत्म किया था। डेनिश लोगों का हेडक्वार्टर बंगाल के सहरामपुर में था और 1845 तक उन्होंने अपनी सारी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी थीं। और एक और बात, 1612 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। ये सभी फैक्ट्स एकदम गारंटीड मार्क्स दिलाने वाले हैं। अब क्या कभी सोचा है कि आज हमारी किचन में जो चीजें हैं, उनमें से कई असल में भारतीय हैं ही नहीं? ये सीधा यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत में पपीता, अनानास, अमरूद, आलू, काजू और लाल मिर्च लेकर आए थे। जी हाँ, हमारी तीखी लाल मिर्च भी पुर्तगालियों की ही देन है। और अंत में इस नंबर को देखिए, 190। 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी तक लगभग 190 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया। और इतने लंबे समय में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और पूरे समाज को जड़ से बदल कर रख दिया।